नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज हम करंट अफेयर की दूसरी क्लास जो उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2024 में जिनके एग्ज़ाम होने हैं। तो चलिए चलते हैं, दूसरी क्लास को तैयार करते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 सूची, फॉर्च्यून जो पत्रिका है उसने 500 की सूची जारी करती है कि विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनियां कौन सी हैं। उस कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की, उसको क्या है स्थान मिला है। और भारत में सबसे पहली ये है, लेकिन 500 में देखें तो इसका स्थान 86वां है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 की सूची है उसमें 1 2 3 ऐसे करके चले तो 86वें नंबर पे जो है भारत की पहली कंपनी आती है, जिसका नाम है रिलायंस। पहले रिलायंस जो है 88वें नंबर पे थी। तो 2 पायदान का क्या है, यहाँ पर सुधार हुआ है। अब सवाल उठता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। अमेरिका कंपनी वॉलमार्ट, जो अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट, वो क्या है लगातार 11वें स्थान पर, कौन से लगातार 11वें साल जो है टॉप पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कंपनी कौन सी है, वॉलमार्ट है, जो कि पहले स्थान पर है लगातार 11 सालों से जो है फॉर्च्यून 500 में। अमेज़न जो है दूसरे स्थान पे है, जिस पे हम जो है शॉपिंग वगैरह करते हैं। अमेज़न वाली वेबसाइट भी आपने देखी, ये दूसरे स्थान पर है। जो इस साल की जो ग्लोबल फॉर्च्यून की जो सूची है 500 की, उसमें भारत की अगर कंपनियों की बात करें 500 में, तो भारत की 9 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से 86वें नंबर पर रिलायंस क्या है शामिल है। क्या रिलायंस जो है शामिल है। उसके अलावा अगर देखें इन 9 कंपनियों में 5 जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो 5 क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इसमें कंपनी है। और HDFC बैंक एकमात्र ऐसी कंपनी के रूप में आई है जिसे ग्लोबल 500 में पहली बार भारत की तरफ से क्या है शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब एक सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष 5 फॉर्च्यून ग्लोबल की जो है, तो पहले अभी बताया मैंने, वॉलमार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की है, अमेजन संयुक्त राज्य अमेरिका की है, स्टेट ग्रिड, इसको आप याद रखिए, ये तीसरे नंबर पे है, ये चाइना की कंपनी है। सऊदी अरामको, ये आपने सुनी होगी, ये सऊदी अरब की है, ये चौथे नंबर पे है। सिनोपैक, ये चाइना की कंपनी है, ये भी क्या है टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। अगर भारत की सबसे पहली मतलब जो 500 में देखा जाए तो 86 पर क्या है, रिलायंस है। तो इस तरीके से आप जो है ग्लोबल 500 से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची से, उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की अगर आप बात करें तो बिम्स्टेक के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन हुआ है, जिसका नाम है व्यापार शिखर सम्मेलन। ये आपको ध्यान रखना कि बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन, और जो भी सम्मेलन अगर पहली बार होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो है पहली बार सम्मेलन हुआ है। तो प्रथम बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत ने करी है। 6 अगस्त 2024 को भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय और भारत उद्योग परिषद संघ, जो CII जिसे कहते हैं, उन दोनों ने मिलकर पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की क्या है मेजबानी की है। और ये शिखर सम्मेलन मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं, उन देशों को एक क्षेत्रीय क्या है मजबूती प्रदान करता है, क्षेत्रीय रणनीति प्रदान करता है, क्षेत्रीय नवाचार के क्या है उद्देश्य प्रदान करता है। तो उनके बीच में क्या है एक आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। पहली बात, जो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी वो 6 जून 1997। ये भी क्वेश्चन आपसे क्या है सेंटेंस के रूप में देगा कि प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। फिर दूसरा,
बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1996 को हुई। तो पहला सेंटेंस क्या है, गलत होगा, दूसरा क्या है, सही होगा। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से क्या है ये अस्तित्व में आया, इसका सचिवालय जो है बांग्लादेश में है। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है। 7 देशों का बंगाल की बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। आप एक बात सुनिए, इसकी स्थापना 1997 में होती है और इसका नाम भी क्या है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। लेकिन आर्थिक सहयोग पर व्यापार के लिए प्रथम बैठक देखिए आप 6 अगस्त 2024 को होती है। तो कितना ये जो संगठन है कितना धीमे काम कर रहा है। आप स्थापना कर रहे हैं 1997 में और आर्थिक सहयोग आपकी पहल इस बिम्स्टेक में लिखा भी है, लेकिन आप पहली बार प्रथम जो है बिम्स्टेक व्यापार सहयोग सम्मेलन 6 अगस्त 2024 को भारत में हुआ। तो ये क्या है महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम से, तो इसलिए इसको तैयार रखना है। ठीक है, बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं, तो ये 7 देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और 2 जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जिसमें म्यांमार और थाईलैंड। ये सभी देश क्या है मिलकर बिम्स्टेक का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक अस्त्र MK1। मिसाइल का नाम है क्या, अस्त्र, और MK1 ये क्या है भैया, क्या बात हुई। एक्चुअली जो ये मिसाइल है इसको कहाँ से दागा जाएगा, यानी कि इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो सुखोई 30 और जो है इसके अलावा विमान जो है हमारा तेजस, आपने नाम सुना होगा, इन दोनों से इसे दागने के लिए क्या है इसका विकास किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। तो ये जो MK1 जो अस्त्र नाम की मिसाइल है ये सुखोई 30 से क्या है दागी जाएगी और हल्के लड़ाकू विमान जो तेजस है उससे दागी जाएगी, और 200 लगभग 200 अस्त्र मिसाइलों का क्या है निर्माण किया जाना है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि 200 अस्त्र क्या है मिसाइलों को निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई है। तो यहाँ से ये सूचना आपको पता चली। आगे देखते हैं, ये अस्त्र मिसाइल जो 200 बनाई जाएंगी जिनको सुखोई 30 और तेजस पे लगाया जाएगा, वो जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा क्या है बनाई जाएंगी। और इसके निर्माण के लिए जो है देखिए अनुसंधान यानी टेक्नोलॉजी DRDO देगा, और इसका जो निर्माण करेगा वो सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा क्या है इसका निर्माण किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्त्र MK1 जो है मिसाइल, इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया जा रहा है और अस्त्र मिसाइल हल्के तेजस विमान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये दोनों सही होंगे। अस्त्र मिसाइल की कुछ विशेषताएं देखते हैं। एक स्वदेशी तकनीक पर बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जहां तक हम देख नहीं पाते उससे भी आके जाए कि क्या है टारगेट को अचीव करेगी, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज, सबसे बड़ी बात है कि हवा से हवा में मार करने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है लॉन्चिंग पॉड इसके लिए क्या है हवा में ही चाहिए, इसीलिए तो ये सुखोई पे या तेजस पे लगाई जाएगी, क्योंकि ये जमीन यानी कि थल से जो है हवा में मार नहीं करेगी, ये तो जमीन से नहीं तो हवा से हवा में मार करने वाली है। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या है कंफ्यूज कराएगा अस्त्र मिसाइल के बारे में। इसे भारतीय सेना के सुखोई 30 MK1 पे तो लगाया ही जाएगा। LAC जो बहुत ही हल्का हमारा तेजस लड़ाकू विमान है उस पर भी लगाया जाएगा, और इसे MiG-29 से भी क्या है दागा जा सकता है नौसेना के। तो इस तरीके से आप देखेंगे अस्त्र मिसाइल जो है इसकी मारक क्षमता लगभग 80 से 100 किलोमीटर की है, और यह अधिकतम गति इसकी 4.5 मैक है। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अस्त्र मिसाइल और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको एक अच्छे तरीके से क्या है आपको तैयार करना है। अगला हिरोशिमा दिवस, देखिए ये
क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगस्त में क्या है, इनको हमेशा से पढ़ना होता है। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 दिवस जो है पूरे विश्व के इतिहास में एक दर्दनाक दिवसों में शामिल होते हैं। 6 अगस्त को परमाणु बम डाला गया हिरोशिमा पर, और उसके 3 दिन बाद जापान के एक शहर और दूसरे शहर नागासाकी पर क्या है, बम गिराया गया, जो बम नॉर्मल नहीं था, परमाणु बम था। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसका क्या नाम था, और जो 9 अगस्त को नागासाकी पे क्या गिराया गया था उसका क्या नाम था। तो इस तरीके से भी आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा शहर पर एक क्या है परमाणु हथियार से हमला किया गया था, कब, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो बम गिराए गए थे, उनमें जो 6 अगस्त वाला था उसको कहते हैं द लिटिल बॉय, और नागासाकी शहर पर जो 9 अगस्त को गिराया गया था उस बम का नाम था ये मैन गलत लग गया, द फैट मैन। तो ये दोनों क्या है आपको पता होने चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखें, द लिटिल बॉय और नागासाकी शहर पर द फैट मैन। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को क्या है हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने क्या किया है, कोयला मंत्रालय पूरा है नाम है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, इसने 2 कंपनियां, एक है CPSE, ठीक है ना, दूसरी कंपनी है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, और गेल। इन तीनों कंपनियों के साथ क्या है समझौता कराया है। इनका उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण समझौता है ये, क्यों, क्योंकि ये सरफेस कोल गैसिफिकेशन के लिए क्या है काम करेंगी, उसकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगी। भारत में ये कहा जाता है कि हम कोयला जो है, भारत में क्या पूरे विश्व में, कि कोयला खनन जब हम करते हैं तो वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो गैस के रूप में होती है, और कुछ एनर्जी कोयले में क्या है गैस के रूप में स्थिर होती है। अगर कोई प्रौद्योगिकी इस गैस का प्रयोग कर लिया जाए या इस गैस को निकाल लिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो इसका क्या है हम प्राकृतिक गैस के रूप में क्या है प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कोयले से बनी सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के रूप में क्या है शामिल किया जाएगा। तो ये तीनों कंपनियां आपस में मिलकर इस प्रौद्योगिकी और इस समझौते को करेंगी। तो ये ध्यान रख लेना है, और कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तीनों कंपनियों का आपको क्या है पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, ये CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस है इसका नाम। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, G फॉर गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। तो ये तीनों आपस में क्या है समझौता करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्या किया है, ये भी क्या है एक महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक बुक का क्या है अनावरण किया है। एक बुक जो है इन्होंने क्या है अनावरण किया है जो प्रकाशित हुई है। ये बुक जो है क्या बताती है कि 2047 तक भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी। ये बुक बताती है कि कौन सी, जो पीयूष गोयल ने क्या है इसका अनावरण किया। बुक का नाम क्या है वो अभी बताएंगे। ये बताएगी कि 2047 तक भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी। इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम है भारत @100 एनवर्जिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना। ये जो है इस बुक का नाम है, जो ये कल्पना करती है कि 2047 में भारत की आर्थिक शक्ति क्या होगी। इसको लिखने वाले कौन हैं, एसोचैम के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम। तो यहां से भी क्या है आपका क्वेश्चन बन सकता है। बड़ा अच्छा लगता है कि एक क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए और उसके बाद क्या है उसका आंसर बता दिया जाए। कहते हैं प्रैक्टिस थ्रू MCQ।
लेकिन वो एमसीक्यू केवल एक ही तरीके से क्या है आपको क्वेश्चन को फ्रेमिंग होने के लिए दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ से जितने क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएं, इसीलिए क्या है इस थ्योरी को आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर को, तभी आप अच्छे से क्या है तैयार कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि क्या कि पीयूष गोयल ने एक बुक का अनावरण किया है। इस बुक में 2047 तक भारत की आर्थिक शक्ति कैसी होगी इसके बारे में जानकारी है। और एसोचैम के द्वारा आर्थिक सलाहकार जो है कौन है, एसोचैम के पूर्व आर्थिक सलाहकार थे केवी सुब्रमण्यम, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम है भारत एट द रेट 100 एनवर्जिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना जो है भारत की, वो इसमें क्या है दी गई है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो यहां से पूछी जा सकती है, रेटिंग एजेंसी जब भी भारत की कोई भी आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति या जीडीपी को अगर डिनोट करती हैं तो उसको भी हमें क्या है पढ़ना चाहिए। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंडरा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इंडरा ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए जो अपना इन्होंने पहले पूर्वानुमान लगाया था 7.1, अब ये कह रहे हैं भैया इस पूर्वानुमान से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ करेगी। कब? 2025 में 7.5%, यानी कि 7.5% क्या है ये जीडीपी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से ये भी क्या है एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आपको देखना है। मोहम्मद यूनिस सबने पढ़ा होगा, चर्चा में भी रहा था। ये कौन है? ये भैया नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और थे। क्या हुआ? बांग्लादेश की आंतरिक सरकार का, अंतरिम सरकार का क्या है, इनको प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। और ये सूचना बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रेस सचिव के जौनल ओबदीन ने कही है कि अभी हमने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जो प्रमुख नियुक्त किया है वो है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस के बारे में क्या है, ये सोशल वर्कर हैं और बैंकर और अर्थशास्त्री भी रहे हैं। इनका जन्म 28 जून 1940 को गुलाम और अविभाजित भारत में हुआ था। ये जो है इनका जन्म हुआ था चटगांव, जो आज भी क्या है वर्तमान में बांग्लादेश में है। गरीबी मिटाने के लिए 2006 में, कब? 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और इन्हें उसी के आधार पर क्या है गरीबी मिटाने के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये ऐसे नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 5 अगस्त को क्या है वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर क्या है दिए गए। कब? राष्ट्रपति भवन में। तो 5 अगस्त को इनकी घोषणा की गई कि भैया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिलेंगे। 23 अगस्त को क्या है इनको दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन में, यानी अगस्त निकल चुकी है तो दिए गए होंगे। तो गांधीनगर के एक प्रोफेसर हैं जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के क्या हैं इंजीनियर भी रहे हैं, डॉक्टर बप्पी पॉल। ये क्या है आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर बप्पी पॉल को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान युवा पुरस्कार क्या है मिला है। तो ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार किसे मिला है? विज्ञान श्री, एक विज्ञान श्री पुरस्कार भी है जो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर रहे हैं रोहित श्रीवास्तव, इनको मिला है। तो रोहित श्रीवास्तव को विज्ञान श्री और विज्ञान युवा पुरस्कार जो है डॉक्टर बप्पी पॉल को मिला है। आगे, हर साल भारत सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है ये पुरस्कार प्रदान करती है। ये 4 श्रेणी में, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा पुरस्कार और विज्ञान टीम, ये सारे पुरस्कार क्या है दिए जाते हैं इसमें। चलिए आगे, अभ्यास तरंग शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज जो पहली होती है, तो भारत की मेजबानी में पहला बहुराष्ट्रीय, यहाँ रह गया, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति क्या है किया गया। तो ये पूछा जा सकता है। अभ्यास तरंग शक्ति वायुसेना का अभ्यास है
जिसमें कई देश शामिल होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, बहुराष्ट्रीय हो गया, और ये दक्षिण भारत के सुलूर में। सुलूर कहाँ है, कौन बताएगा? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के सुलूर क्या है, तमिलनाडु में है। तो इसको आपको क्या है, ध्यान रखना है कि सुलूर में क्या है, दक्षिण भारत के सुलूर में जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का क्या है, अभ्यास किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ये पहला है, भारत का क्या है, ये पहला है। तो ये कहाँ हुआ, सुलूर में, तमिलनाडु के, ये कि कोयम्बटूर के पास में है। कहाँ पर है, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर के पास सुलूर में, तमिलनाडु में भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति क्या है, संपन्न हुआ। ये तरंग शक्ति दो भागों में हुआ। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस की जो वायुसेना है, उनका खुद भारत के उप प्रमुख जो एयर मार्शल अमनप्रीत हैं, इन्होंने क्या है, इनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि भैया पहला है, पहले में क्या है, अच्छे से सारी क्या है, मेजबानी की जाती है। भारतीय वायुसेना की पहली बार बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति में क्या है, मेजबानी कर रहा है। इसमें टोटल 51 देशों को भारत ने क्या है, इनविटेशन भेजा था, जिसमें 12 देशों की सेनाएं क्या है, शामिल हुई। ये दो क्या है, भागों में होगा। पहला चरण इसका 14 अगस्त तक चलेगा, जो कि सुलूर में प्रारंभ होगा। दूसरा चरण इसका 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। तो ये है, ये कहाँ पर होगा, ये जोधपुर में होगा, जो राजस्थान में है। तो इस तरीके से तरंग शक्ति जो अभ्यास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या है, 3 दिवसीय यात्रा और की है। कहाँ गई हैं वो, न्यूजीलैंड। अभी हमने फिजी पढ़ा था, फिजी, मालदीव, अब ये कहाँ पर गई हैं भैया, न्यूजीलैंड में। तो ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल जेम्स सिंडी कैरो ने क्या है, इनका स्वागत किया है। ट्यूनीशिया, ये इंपॉर्टेंट है, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस क्रांति पढ़ी होगी आपने, चमेली क्रांति जिसे कहते हैं, ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने क्या किया है, प्रधानमंत्री अहमद हचानी को क्या है, बर्खास्त कर दिया। ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया गया? आंसर होगा ट्यूनीशिया। और उसके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मद्दौरी को क्या है, प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो ट्यूनीशिया में हुई। ये भी आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, NITC, यानी C फॉर कालीकट, ने अत्याधुनिक वेब पोर्टल जिसका नाम है निवाहिका का क्या है, शुभारंभ किया है। और ये क्या करेगा, डाटा मैनेजमेंट में क्या है, काम करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है निवाहिका वेब पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये डाटा मैनेजमेंट से संबंधित है। NIT कैलिकट के लोगों ने क्या है, इसको बनाया है। आगे, केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज योजना को जारी रखने के निर्णय को देखते हुए, मतलब केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम जो ब्याज पे सब्सिडी देते हैं किसानों को, उसे हम जारी रखेंगे। उसको जारी रखने के लिए बैंक ने क्या है, बैंकों से फसल के जो फसल ऋण होता है, पशुपालन होता है, डेयरी होता है, मत्स्य होता है, इन सब गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर क्या है, ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा है कि भैया आप जो है कम ब्याज दर 7% की ब्याज दर पर क्या है, 3 लाख रुपए तक की क्या है, सीमा है कि 3 लाख रुपए तक का आप क्या है, ऋण ले सकते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि भारत में कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी या मत्स्य या मधुमक्खी पालन करने के लिए आप अगर ऋण लेना चाहते हैं तो 7% की ब्याज दर पर आपको क्या है, 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिनेश कार्तिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत से बाहर अगर किसी देश में T20 लीग हो रही है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये बहुत बढ़िया। तो SA20 साउथ अफ्रीका की 20 लीग के ये है ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो लीग एम्बेसडर हैं
और इससे जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो दक्षिण अफ्रीका के टूर्नामेंट में खेलेंगे और पहले ही क्या है भारतीय खिलाड़ी होंगे। तो ये दिनेश कार्तिक की अचीवमेंट है, इसको भी क्या है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय सेना, ये महत्वपूर्ण है। आपने ओलंपिक में खिलाड़ी देखे हैं, आपने ओलंपिक में पदक पढ़ लिए, लेकिन अगर ये पढ़ा नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। एक हैं भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल कावलिन साई अशोक। ये जो है क्या है रेफरी बने हैं, और रेफरी छोटे मोटे नहीं, सबसे कम उम्र के रेफरी बने हैं। तो ओलंपिक में मुक्केबाजी, और गेम कौन सा है मुक्केबाजी में क्या है ये रेफरी बने हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये भारत की एक और उपलब्धि है कि भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल कावलिन साई अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी के सबसे कम उम्र के क्या हैं रेफरी बने हैं। अगला पेरिस, ये और इंपॉर्टेंट है। देखिए एथलेटिक्स की जब बात की जाए तो 100 मीटर स्प्रिंट का अगर आपको नहीं पता है तो आप सोचिए एथलेटिक्स नहीं जानते हैं। तो उसेन बोल्ट का नाम तो सुना होगा, वो 100 मीटर में कितनी बार क्या है गोल्ड मेडल लाए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर में आपको गोल्ड कौन जीता, सिल्वर कौन जीता, ब्रॉन्ज कौन जीता, ये पता होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका के धावक हैं क्या नोआ लाइन्स। नोआ लाइन्स ने क्या है पहली बार, अमेरिका के नोआ लाइन्स ने क्या है पहली बार क्या है 100 मीटर में क्या है पुरुषों में क्या है स्वर्ण पदक जीता। नोआ लाइन्स के बाद जमैका की किशाने थॉमसन जो है केवल और केवल 0.005 सेकंड से क्या है पीछे रहे हैं, उनको क्या है हराया है, और उनका समय था 9.784 सेकंड। साथ ही थॉमसन के बाद, थॉमसन ने तो रजत जीत लिया, जबकि ब्रॉन्ज जीता है फ्रेड कर्ली ने। फ्रेड कर्ली भी क्या है अमेरिका के हैं। तो जमैका के किसाने थॉमसन ने रजत जीता, जबकि अमेरिका के दो खिलाड़ी, एक ने क्या है नोआ लाइन्स, ये पूछा जा सकता है आपसे, नोआ लाइन्स ने क्या है स्वर्ण पदक जीता है, और फ्रेड कर्ली ने क्या है कांस्य पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथलेटिक्स की एक सबसे चिर परिचित प्रतियोगिता 100 मीटर दौड़ क्या है मानी जाती है। भारत हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, मनाया जाता है। लेकिन इसकी थीम क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 की थीम क्या है, और थीम है सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर है। सॉरी, तो सस्टेनेबल हैंडलूम हरित और समृद्ध भविष्य की ओर है, इसकी थीम है। ये यहां से क्या है पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। भारत में हर साल 7 अगस्त को जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, उसी तरीके से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में क्या है स्वर्ण पदक जीता था इसी दिन 7 अगस्त को, इसीलिए भाला फेंक दिवस। पेरिस ओलंपिक में क्या इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? बिल्कुल नहीं, पेरिस ओलंपिक में क्या है ये स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं, इसको भी हम देखेंगे आगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए। थाईउजेड सेल्स, ये नाम से अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट का संग्रह है जो नेटवर्क या इंटरनेट के लिए बनाया गया है। ये सैटेलाइट का संग्रह चीन के द्वारा बनाया गया है। विश्व में सबसे अच्छा सैटेलाइट संग्रह जो है इंटरनेट के लिए है स्टारलिंक का जो है इंटरनेट है। तो चीन अपने उपग्रहों के पहले बैच को क्या है लॉन्च करने वाला है, जिसका उद्देश्य अमेरिका की कंपनी जो स्पेस एक्स थी उसका जो स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क था उसको क्या है टक्कर देना है, उसका प्रतियोगी बनना है। तो स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क के जैसा ही थाईउजेड सेल्स समूह का एक नेटवर्क बनाएगा कौन? चाइना, जिसको चाइना ने क्या नाम दिया? सरकारी संगाई एस्कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी।
सरकारी संगाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और इसके क्या है पहले घटक को इन्होंने लॉन्च कर दिया है जिसको नाम दिया है थाउजेंड सेल्स। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा थाउजेंड सेल्स क्या है, तो ये उपग्रहों का एक संग्रह है जो इंटरनेट उपलब्ध कराएगा, है ना। ये परियोजना में G60 नक्षत्र मतलब ग्लोबल 60 नक्षत्रों को क्या है कवर करना है। पिछले साल ही क्या है इसे चाइना ने निम्न पृथ्वी की कक्षा LEO में क्या है इसको स्थापित किया था, और जो स्टारलिंक के जो नेटवर्क परियोजना है उसका क्या है ये प्रतियोगी बन गया। स्टारलिंक जो है स्पेसएक्स यानी एलन मस्क की कंपनी है, उसकी एक परियोजना है। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नीरज चोपड़ा अभी आगे देख लीजिए। 2021 में 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2024 में इन्होंने सिल्वर जीता है। इस तरीके से गोल्ड मेडल और सिल्वर यानी 2 पदक जीतने वाले भारत के ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो इंडिविजुअल किसी भी गेम में क्या है जिन्होंने 2 पदक यह है जीते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन से तीसरे हैं। पहले नीरज चोपड़ा ने क्या है पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, और इन्होंने जो भाला फेंका सिल्वर मेडल के लिए 89.48। अच्छा, आपको टोक्यो वाला भी क्या है याद रखना है कि टोक्यो में जो इन्होंने गोल्ड जीता था उस समय इन्होंने भाला कितना मीटर फेंका था, जो मुझे याद नहीं है, आप जो है सर्च करके एक बार जरूर याद रख लें। तो अभी जो 26 साल के जो नीरज हैं जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है, उन्होंने 89.45 मीटर का क्या है भाला फेंका है और दूसरा स्थान किया। तो इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बन गए हैं। अभी मैंने बताया तीसरे, तो यानी 2 और पता होने चाहिए। तो 2 में पहले जो थे सुशील कुमार और ये PV सिंधु, लगातार इन्होंने क्या है 2 बार मेडल जीता था। तो अब ये नीरज भी क्या है इसके तीसरे बन गए हैं। गोल्ड कौन जीता है? पाकिस्तान के अशरद नदीम ने क्या है गोल्ड जीता है, और गोल्ड के लिए नया ओलंपिक रिकॉर्ड क्या है इन्होंने कायम किया है, और नया ओलंपिक रिकॉर्ड है 92.97 मीटर के लिए क्या है इन्होंने गोल्ड जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है 92.97 मीटर फेंका किसने? अरशद नदीम ने, ठीक है ना। और ये 2 बार 90 मीटर से ऊपर फेंके इन्होंने, ठीक है। तो ग्रेनाडा के एंडरसन ने क्या है कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज। इन्होंने 88.54 मीटर का क्या है भाला फेंका। तो इस तरीके से गोल्ड जीता अरशद नदीम ने पाकिस्तान के, सिल्वर जीता भारत के जो है नीरज चोपड़ा ने, और नीरज चोपड़ा ने जो फेंका है आप इसको देखिए 89.45। तो इसको भी आपको क्या है ध्यान रखना। उसके बाद ग्रेनेडा के एंडरसन ने क्या है ब्रॉन्ज जीता है 88.54 को फेंक कर। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हर घर तिरंगा अभियान, ये कब चला था? तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में 2022 में क्या है शुरू किया गया था। तो बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को अब खत्म कर दिया है। पहले क्या था, आंध्र प्रदेश ने यह कहा था कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो क्या है स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि इसके आधार पर क्या प्रजनन दर है कंट्रोल हुई है, उस प्रजनन दर को अब कंट्रोल हो गई। तो इन्होंने अब ये शर्त क्या है हटा दी है, 2 बच्चों के जो मानदंड था उसको क्या है अब इन्होंने खत्म कर दिया। तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना, यहां से पूछा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक वक्तव्य दिया है, और वक्तव्य में कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अगर हम बात करें तो भारत ने पिछले साल से 165% अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त की है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या है? ऐसी क्षमता जो हमारे नेचुरल रिसोर्स सोर्सों से मिलती है, जैसे हाइड्रो पावर से मिली, पवन से मिली। तो ये क्षमता हमने क्या है प्राप्त कर ली है। सौर ऊर्जा भी इसी में शामिल होता है। तो 165% अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में
केवल और केवल 76 गीगावाट थी। आज 2024 में अगर हम बात करते हैं तो 203.1 गीगावाट क्या है नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता भारत में है, और भारत विश्व स्तर पर इस क्षमता के साथ चौथे स्थान पर आता है। तो प्रहलाद जोशी ने क्या है ये वक्तव्य दिया है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, समझे। तो इस तरीके से आपको क्या है करंट अफेयर पढ़ना होगा। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई ने यूपीआई उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी। आरबीआई ने कहा है कि भैया यूपीआई के जरिए जो भुगतान करना है, कर भुगतान, देखिए दो तरीके का पेमेंट है। एक तो ट्रांसफर करना, वो नहीं, कर का भुगतान अगर आपको करना है, मतलब टैक्स का पेमेंट अगर आपको करना है, तो आपकी जो समय सीमा 1 लाख रुपया थी, जो सीमा थी उससे बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है 5 लाख। तो आपसे रैंक टेस्ट में पूछा जाएगा आरबीआई ने सभी भुगतानों के लिए अब यूपीआई की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, तो गलत हो जाएगा। सभी भुगतानों के लिए नहीं, केवल और केवल कर भुगतान के लिए किया है, ठीक है। एक यूपीआई में नया पैटर्न आया है, डेलीगेटेड पेमेंट। डेलीगेटेड पेमेंट होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। बी मान लीजिए ए का फादर है, तो ये सन है। ये क्या करते थे, हर बार अपने पिताजी को मंथ पे मान लीजिए 20,000 रुपया भेजते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पिताजी इनसे मांगे तो ये क्या है भेजते थे। तो सरकार ने एक व्यवस्था की कि भाई तुम हर बार पेमेंट तो करते हो, उनको जरूरत पड़ती है तो ऐसा करिए कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हैं, और ये फिक्स अमाउंट ये जो बी जब चाहे अपने आप ए के अकाउंट से निकाल लेगा। मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अकाउंट और सेकेंडरी अकाउंट बना दिए उन्होंने। सेकेंडरी अकाउंट को ये पावर दे दी कि कुछ सीमा तक ए के अकाउंट से आप पैसा क्या है विड्रॉ कर सकते हैं, ए को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, ए को भी पता चलेगा, वो लिंक उस पर भी आएगा, लेकिन बी क्या है उससे प्राप्त कर लेगा। तो डेलीगेटेड है, मतलब डेलीगेट कर दिया गया है कि ए के द्वारा कि कुछ सीमा तक क्या है पेमेंट को हम बी को देंगे, और बी जो है अपनी मर्जी से कभी भी उसे ले सकता है। तो डेलीगेटेड पेमेंट जो है, एक व्यक्ति जो यूजर प्राइमरी होता है, अन्य व्यक्ति जो सेकेंडरी यूजर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता के बैंक में क्या है एक सीमा तक लेन देन की क्या है अनुमति प्रदान करता है। तो अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कुछ पैसे देता है, या बी व्यक्ति और इसने क्या है डेलीगेटेड पेमेंट मोड लगा रखा है, तो बी व्यक्ति अपने आप से ही क्या है ए से क्या है पैसा ले लेगा। ए को जो है बाद में बताएगा, ए से कहेगा कि आपने भाई डेलीगेट कर रखा है मुझे ही कि इतनी पावर तक मैं अपने आप निकाल लूँगा। तो इस तरीके से ये यूपीआई में एक नया फंक्शन आने वाला है डेलीगेटेड पेमेंट वाला, और इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आरबीआई ने एक ये फंक्शन और दिया है। चलिए आगे चलते हैं। डिलाइट इंडिया ने क्या किया है, अभी ये कहा है कि भैया जो 24-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि है ना, वो 7 नहीं अब 7.2 जो है अनुमानित कर रहे हैं हम। अभी इंडिया रो ने जो है 7.5 की थी, तो ये डेलीगेटेड इंडिया जो डिलाइट इंडिया है, सॉरी डिलाइट इंडिया ने क्या है 7.2 उम्मीद की है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद भी नहीं करेंगे तो अब भी चलेगा। भारतीय सेना के ये इंपॉर्टेंट है, जब भी भारतीय सेना आए इसका मतलब भारतीय थल सेना जो सेना होती है जिसको हम कहते हैं थल सेना, उसने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है पर्वत प्रहार। ये अभ्यास जो है भारत की सेना ने ही अपने आप में किया है, और इसका उद्देश्य क्या है उच्च ऊंचाई वाले युद्ध स्थलों पर क्या है ध्यान केंद्रित करना, और उन पे क्या है अपनी कमांड क्या है स्थापित करना। एक और चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा आपसे जा सकता है, हुआ क्या है पोलैंड एक देश है, इस देश को भारत ने अंजीर का जूस भेजा है, और अंजीर नॉर्मल अंजीर नहीं, जिसको जीआई टैग मिला है वो अंजीर का जूस किसको भेजा गया है पोलैंड को। लेकिन ये जूस किस कंपनी ने भेजा है, उसका नाम है पुरंदर हाईलैंड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी ने पोलैंड को भारत के जो जीआई टैग प्राप्त अंजीर है उसका क्या है जूस क्या है निर्यात किया है, और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हमने जीआई टैग जिस अंजीर को दिया था उसके जूस को क्या है हमने पोलैंड को भेजा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे।
आगे ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार 2 बार भारतीय हॉकी टीम ने कारनामा किया है। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1972 के बाद ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक, उस ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचा था और सेमीफाइनल में भारत हार गया था। जब सेमीफाइनल में हारने के बाद एक मेडल जो ब्रॉन्ज बचता है उसके लिए एक मैच भारत का बचा था, तो उसी मैच में भारत ने क्या है जीत हासिल की है। तो भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक को क्या है जीत लिया है। और ये कांस्य पदक का मैच किसके साथ हुआ था ये भी आपको क्या है पूछा जा सकता है। भारत ने खेले गए शानदार मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ये ध्यान रखना भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत सिंह ने स्पेन को हराया है। तो भारत ने किसको आया है, स्पेन को। तो स्पेन को हराकर क्या है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, टोक्यो नहीं, पेरिस ओलंपिक में। किसमें, पेरिस ओलंपिक में। टोक्यो में भी जीता था। पिछली साल भी भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर क्या है कांस्य पदक जीता था। तो लगातार 2 बार क्या है पदक जीत लिया। इससे पहले लगातार 2 बार 1968 में मैक्सिको और 1972 में म्यूनिख ओलंपिक ने कांस्य पदक जीते थे। तो ये क्या है भारत ने क्या है ऐसा किया है। इससे पहले 1968 और 72 में ऐसा हुआ था कि 2 बार क्या है हमने लगातार कांस्य पदक जीते हों, और इस बार 2021 और 2024 में ऐसा हमने कारनामा कर दिया है। भारतीय टीम के गोलकीपर का क्या नाम था, चलिए अभी आएगा, आगे मैं बताऊंगा। श्रीजेश जो गोलकीपर थे भारत के, उन्होंने क्या है संन्यास भी ले लिया था इस मैच के बाद। आगे चलते हैं। पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनका निधन हो गया और वो 80 वर्ष के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो थे ही, उसके साथ औद्योगिक क्रांति के लिए भी क्या है उनको जाना जाता है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्रांति के क्या है ये जनक भी रहे थे। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी याद रखना है आपको। ये देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जो सीमा का संरक्षण भारत ने किया, उसकी निगरानी के लिए क्या है एक कमेटी का गठन किया गया था। ये पेपर में नहीं आएगा। वो कमेटी जो है भारत बांग्लादेश की सीमा पर क्या है निगरानी कर रही थी। उस कमेटी में मेनली था क्या, भारत के अपर महानिदेशक जो एडीजे ऑफ इंडिया हैं, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी थे, पूर्वी कमांड के अधिकारी थे, जो कि इस समिति के क्या है अध्यक्ष थे और सदस्य थे। तो इस तरीके से ये कमेटी का गठन हुआ था। उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। अब जो है इस समिति से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से भारत और बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन को क्या है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो आप ज्योग्राफी में कर लीजिएगा तैयार। चलिए आगे। पृथ्वी के अवलोकन के लिए 08 जिसको EOS 08 क्या है उपग्रह का नाम दिया गया, ये पूछा आपसे जा सकता है। 08 उपग्रह जो है, पहली बात तो किसने यानी इसरो ने सैटेलाइट छोड़ा है। इसका उद्देश्य क्या होगा, पृथ्वी का अवलोकन करना। और पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए इन्होंने 15 अगस्त 2024 को क्या एक सैटेलाइट छोड़ा जिसका नाम EOS 08 है। इस EOS 08 को 55वें स्थापना दिवस इसरो पर क्या है छोड़ा गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1969 को क्या है इसरो की स्थापना हुई थी और इसी एजेंसी के द्वारा क्या है ये छोड़ा गया, अंतरिक्ष एजेंसी है। EOS 08 उपग्रह को ले जाने वाले यान जो होते हैं, यानी कि कौन से रॉकेट के द्वारा इसको ले जाया गया, उसका नाम था लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, है ना। तो इसको SSLV कहते हैं, SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको नाम दिया गया D3, शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3 के द्वारा क्या है प्रक्षेपित किया गया। D3 को यह कहा गया कि ये D जो है डेवलपमेंट को दिखाता है। तो इस तरीके से इसरो ने अपने 55वें स्थापना दिवस पर क्या है एक EOS 08 छोड़ा, जो कि एक जो है क्या कहते हैं सांकेतिक था कि हमने अपनी 55वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं।
और इसको SSLV के द्वारा D3 के द्वारा छोड़ा गया। जो ये उपग्रह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के, वहां से ही छोड़ा जाएगा, है ना, धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। इरोज 08 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका वजन जो है 475 किलो, इसे 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट है लोअर अर्थ में छोड़ा गया। लोअर अर्थ में, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या है, इसको छोड़ा गया है, जो लगभग 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह उपग्रह लगभग 1 वर्ष तक क्या है संचालित रहेगा। इसका जीवन काल क्या है, 1 वर्ष का रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पहली बात तो एस्ट्रस्केन सभ्यता। एस्ट्रस्केन सभ्यता जो है वो कहाँ पनपी, ये पूछा जाएगा आपसे। तो इटली के टस्कनी में, सासो पिंजिटाओ नेक्रोपोलिस में प्राचीन जो सभ्यता थी, एस्ट्रस्केन सभ्यता के संबंधित लगभग जो 2700 वर्ष पुराना एस्ट्रोस्केन पंथ मंदिर क्या है वहाँ पर मिला है, इसीलिए इस सभ्यता का क्या है नाम आया है। तो एस्ट्रस्केन पंथ मंदिर जो है अभी कहाँ मिला है, इटली में। इटली में एस्ट्रस्केन सभ्यता का ये एक मंदिर था जिसे आइकोस भी कहा जाता था। और ये इटली के मध्य जो सभ्यता थी तिबर और आर्नो नदियों के बीच में क्या है बसी हुई थी। और वहाँ पर ही एपेनिन जो पर्वत है, एल्पेनियन पर्वत हैं, उन्हीं के बीच में क्या है ये सभ्यता बसी हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि ये सभ्यता किस देश की है, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। और ये सभ्यता ही क्या है बाद में रोमन सभ्यता का आधार स्थल भी बनती है। रोमन सभ्यता यहाँ से क्या है काम लेती है, तो इसको भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। जैसलमेर का किला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी दर्दनाक था कि हुआ क्या था कि ऐतिहासिक जैसलमेर के किले की दीवारों में क्या है भारी वर्षा के कारण ढह गई। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसके रख रखाव और संरक्षण पे क्या है प्रश्न चिन्ह लग गए। तो ये जैसलमेर का किला भी चर्चा में रहा था। ये अत्यधिक बारिश के कारण क्या ढह गया था। जैसलमेर का किला है कहाँ पर, तो ये जो है राजस्थान में एकमात्र सक्रिय और जीवंत। किले के अंदर पहले राजा महाराजा क्या है जनता और प्रजा रहती थी, उसका संरक्षण करते थे। आज भी भारत में जो है जैसलमेर जो है एकमात्र सक्रिय और जीवंत किला है। इसके अंदर आज भी कई निवासी रहते हैं और इस किले का रखरखाव और उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा भाई। फिर जब लोग रह रहे हैं वहाँ, तो इसे बनवाया किसने, तो राजा रावल जैसल के द्वारा 1156 ईस्वी में इसको निर्मित कराया गया था। यहाँ से भी ये पूछा जा सकता है, एक सेंटेंस में इसे भी डाल देगा। तो राजा रावल जैसल के द्वारा क्या है 1156 ईस्वी में क्यों इसको निर्मित कराया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ये भारत के मध्य एशिया के सिल्क रूट को जोड़ने वाले जो सिल्क रूट था उस पे क्या है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था जैसलमेर उस समय। जैसलमेर की खासियत क्या है, सूर्य के प्रकाश के कारण रंग बदलने वाले पीले बलुआ पत्थर क्या है यहाँ पर लगे हुए हैं। सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो कलर वो बदलते हैं, वो पीले पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं। इसलिए क्या है ये सुनहरा दिखाई देता है, गोल्डन कलर का दिखाई देता है। इसीलिए इसे सोनार किला या स्वर्ण किला भी क्या है कहा जाता है। अब इसके रखरखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जिम्मेदार है, लेकिन ये राष्ट्रीय धरोहर के साथ साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर भी था। तो चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरौन का किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, जो ये वाला जैसलमेर था, ये सारे किले क्या हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में हैं, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, जिन्हें 2013 में क्या है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से ये जैसलमेर वाला किला जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो शिक्षा और अनुसंधान परिषद जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसने एमिटी विश्वविद्यालय, क्योंकि एमिटी यूपी का है तो उसके साथ क्या है समझौता किया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस आयुर्वेद संस्थान ने, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने क्या है एमिटी के साथ समझौता किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
लारोन घाटी कहाँ है, लोरान घाटी कहाँ है? पहले तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? पुंछ जिले में एक लारोन घाटी है। इसमें एक बाबा है श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ। ये कहा जाता है कि इनकी यात्रा भी होती है और 10 दिवसीय यात्रा शुरू हो रही है। और ये मान्यता है कि अगर बाबा बुद्धानाथ अमरनाथ की यात्रा अगर आप करोगे तभी जो है अमरनाथ की यात्रा जो है पूरी हो पाएगी आपकी, इसलिए यहाँ की यात्रा आपको पहले करनी है। तो ये चर्चा में था। तो लोरान घाटी में श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ है, उसकी भी यात्रा होती है। उसकी यात्रा करने के बाद ही लोग क्या है अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। आगे ठीक है। अब देखिए आ गया पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हराया था, अभी हमने बताया भारतीय हॉकी टीम ने, और टोक्यो में जर्मनी को हराया था। तो ऐसा करने के लिए भारत ने लगातार 2 वर्षों में कांस्य जीता था। ऐसा पहले 1968 और 1972 में हुआ था। फिर हराकर कांस्य पदक जीता, अपना अभियान समाप्त किया। लेकिन भारतीय गोलकीपर, जिसको भारतीय हॉकी टीम की दीवार कहा जा सकता है, PR श्रीजेश ने क्या है अपना संन्यास ले लिया। और भारत ने PR श्रीजेश और मनु भाकर को जो ओलंपिक समाप्त होंगे उसमें ध्वजवाहक के रूप में क्या है शामिल किया है कि भैया PR श्रीजेश और मनु भाकर जो है भारत के ओलंपिक समापन में ध्वजवाहक होंगे। इन दोनों को क्या है बनाया था। तो ये भी आप क्या है ध्यान रखना। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, नया दिवस है ये। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय क्या था? ये बहुत पूछा जा सकता है। स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। स्वैच्छिक अलगाव मतलब अपनी इच्छा से अलग अगर ये हैं और प्रारंभिक संपर्क से अलग हो रहे हैं, तो ये आदिवासी जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करो भाई। उनके लोगों को क्या है, उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता है उनको देखो और उनके अधिकारों का क्या है हनन मत करो। तो इस तरीके से ये भी क्या है इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। हर साल 9 अगस्त को, अभी देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नागासाकी दिवस और हिरोशिमा दिवस। फिर देख लीजिए 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा दिवस, नागासाकी दिवस, ठीक है ना। फैटमोन द फैटमैन बॉम्ब जो गिराया गया, और यहाँ पर द लिटिल बॉय। तो इस तरीके से 9 अगस्त को क्या है नागासाकी दिवस मनाया जाता है और फैटमैन नामक परमाणु बम इस पर गिराया गया था। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। शोभना रानाडे, इनका निधन हो गया है। 99 वर्ष की थी आयु में, पुणे में इनका निधन हो गया। भारत की सामाजिक सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण युग का क्या है समाप्त हो गया है। रानाडे भारत में क्या है सामाजिक आंदोलन जो सुधार था उसको लेकर बहुत चर्चा में थी, और एक युग का इसमें अंत हो गया। 2011 में इनको रानाडे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से क्या है इनको सम्मानित किया गया था। तो इनका अभी हाल ही में पुणे में निधन हो गया है। तो ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है। चलिए, PM शहरी आवास योजना 2.0 महत्वपूर्ण, यहां से क्वेश्चन आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का जो पहला चरण था काफ़ी सक्सेसफुल रहा, सफलता प्राप्त की। तो उसके दूसरे चरण को क्या है मंजूरी देते हैं, और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के दौरान ग्रामीण आवास योजना में किए जाने की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने की मंजूरी दी गई। तो PM शहरी आवास योजना और PM ग्रामीण आवास योजना दोनों को साथ में क्या है इसमें जोड़ा गया। इसके तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 3.0 और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दोनों को क्या है दूसरे चरण में जोड़ा गया है, और 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। इसमें से 2 करोड़ तो ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ क्या है शहरी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से 3 करोड़ क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2.0 है उसमें बनाए जाएंगे, बनाने की बात हो रही है। और ये घर जो है लगभग कितने होंगे 3 करोड़। इस योजना के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। ये प्रारंभ हो रही है 24-25 से लेकर
अब ये 28-29 के लिए, तो प्रारंभ में इसके लिए 3,60,000 करोड़ 3,60,000 करोड़ रुपए का क्या है प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर जो निम्न वर्ग के हैं और मध्यम वर्ग के हैं उनको क्या है 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर क्या है 4% की छूट मिलेगी, सब्सिडी देगी सरकार। वो कहेगी कि भैया 25 लाख रुपए का अगर तुम्हें घर चाहिए तो एक काम करिए, उसमें जो भी पैसा आएगा उसका जो भी लोन होगा वो लोन पे आप जो है 4% हम जो है आपका भर देंगे, हम सब्सिडी देंगे, वो आपको नहीं देना। तो अपना आवास क्या है आप बनवा लीजिए या ले लीजिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी आपको महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है लगभग 3 करोड़ घर जो है बनाने की चर्चा है। 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों के लिए, और 3,60,000 बजट का क्या है प्रारंभ में प्रावधान किया गया है। बाद में अगले साल हर साल क्या है बजट इसमें अलॉट होता रहेगा। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए, एक स्वच्छ पौधा कार्यक्रम CPP, ये क्या है, इसको भी मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल ने। तो अभी मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है तो ये प्रारंभ भी हो जाएगा बाद में। तो देश में बागवानी क्षेत्र के लिए क्या है एक अच्छी पहल होगी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के लिए 1,765 करोड़ रुपए क्या है खर्च किए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। UPI, भारत में UPI कौन करता है, UPI को कंट्रोल कौन करता है, NPCIL आपने सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, NPCIL। तो भारत और मालदीव ने 10 अगस्त को यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस जो UPI है उसको आपस में चालू करने के लिए क्या है समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये पूछा जा सकता है आपसे, भारत ने किस देश के साथ UPI को प्रारंभ करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो मालदीव उसका आंसर होगा। चलिए आगे, भारतीय वायुसेना की टीम मलेशिया के, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना का एक अभ्यास तो भारत में ही हुआ था, तरंग शक्ति। एक अभ्यास है मलेशिया के कुआंतान में क्या है उदार शक्ति 2024 का क्या है संपन्न किया है। तो भारतीय वायुसेना मलेशिया में गई। ये अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, परिचालन क्षमता को बढ़ाना और दोनों देशों की वायुसेना की क्षमता है उसको बढ़ाना। तो भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच में एक अभ्यास हुआ है उदार शक्ति अभ्यास 2024, और ये मेजबानी मलेशिया ने की है, कुआंतान में ये हुआ है अभ्यास। तो ये भी पूछ लेगा आपसे। नेपाल का एक उपग्रह है जिसका नाम है मुनाल उपग्रह है। इस उपग्रह के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या अनुदान देने की बात की है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में क्या है एक समझौता किया है कि भैया नेपाल को अपने उपग्रह मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए क्या है सहयोग करिए। ये उपग्रह क्या है वनस्पति घनत्व को क्या है डेटाबेस क्या है तैयार करेगा, उसका जो वनस्पतियों का घनत्व है उसको। तो मुनाल उपग्रह किस देश का है, नेपाल का। भारत के साथ में क्या अनुदान के साथ विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की एक नई संस्था है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने क्या है इन दोनों के साथ में समझौता किया है। इसरो की जो है एक वाणिज्यिक संस्था है ये, ठीक है, पैसे कमाने के लिए इसरो ने बनाई रखी है। भारत के आर्थिक अनुदान से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाएं चल रही हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नहीं है, तो 3 कौन सी है, अमनलेखगंज में चितवन, सिलीगुड़ी झापा परियोजना, जो सिलीगुड़ी झापा पाइपलाइन परियोजना 2 हो गई, और तीसरा झापा में क्या है एक भंडारण टैंक, मतलब जिसमें भंडार किया जा सके पेट्रोलियम का, वो बनाने का फैसला भारत और नेपाल के साथ में क्या है चल रहा है। उन परियोजनाओं का निर्माण भारत इसमें कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ईस्ट तिमोर के सबसे बड़े नागरिक सम्मान